Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मेरा यह 20वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं। आज हम इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर इस तरह के अधिनियम की आवश्यकता और इनके उद्देश्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम यह पाते हैं कि समाज में जो उपभोक्ता वर्ग है उसके हितों की संरक्षा और उसके हितों का संरक्षण नितांत आवश्यक होता है। और आज के इस वैश्विक युग में हम यह देखते हैं कि जो उपभोक्ता वर्ग है वह विशाल रूप ले चुका है। हालांकि शुरुआती के दिनों में उपभोक्ता के हितों को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में जब हम पाते हैं तो उपभोक्ता के किसी भी हित को नज़रअंदाज करना उस राज्य या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ रिस्क लेना जैसा होगा। क्योंकि आज जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, वह उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ही की जा रही हैं। ऐसे में उपभोक्ता के अधिकारों, उपभोक्ता के हितों की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी और उससे आपके राज्य की जो स्थिति होगी वह कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। ऐसे में हम यह देखते हैं कि विधि के क्षेत्र में इस विशाल वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ऐसे कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन से अधिनियम हैं जिनकी सहायता से हम इन हितों की रक्षा और संवर्धन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे पास यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, लेकिन 2019 के पहले जो हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वह 1986 का था और उस 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बदलकर उसके स्थान पर इस नए अधिनियम को पारित किया गया। अब हमको यह भी जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि इस तरह के बदलाव की आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ हम पाते हैं कि इस दौर में जहाँ पर तकनीक ने काफ़ी विकास किया है और प्रौद्योगिकी ने भी काफ़ी विकास किया है, तो जितने भी ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं उनका जो असर है वह बाजार पर भी पड़ा है। उनका असर जब बाजार पर पड़ा है और इस वजह से कई सारी नई गतिविधियां जो प्रारंभ हुई और जो कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करती हैं। और ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि जो जरूरी बदलाव हैं उनको किए जाएं और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस दौर में हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं या ई कॉमर्स का दौर है, तो इसमें आपको देखना होगा कि जब हमने कानून बनाया था 1986 में, उस समय ई कॉमर्स नहीं था प्रचलन में। जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ प्रचलन में नहीं थी, ई कॉमर्स प्रचलन में नहीं था और इस तरह का वैश्विक बाजार भी नहीं था, तो निश्चित रूप से हमने जब उन कानूनों को बनाया था तो वह उस समय के लिए प्रासंगिक थे, लेकिन आज के वर्तमान समय के लिए वो जो अधिनियम थे, वो जो कानून थे, वह अप्रासंगिक हो चुके थे। ऐसे में अब हमें आवश्यकता थी कि कोई ऐसा कानून हो जो आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों की रक्षा करे जो किसी भी उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि उपभोक्ता के हितों के संरक्षण को लेकर हम
बहुत लंबे समय से जागरूक हुए हैं और इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती गई है। जब हम अपकृत्य विधि की भी बात करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि कई सारे ऐसे वाद हुए हैं जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की बात की गई है। यह अलग बात है कि आज हमारे पास एक सांविधिक कानून है, लेकिन इन सांविधिक कानूनों के पूर्व ये जो भी अधिकार हैं इनकी रक्षा अपकृत्य विधि के अंतर्गत ही होती थी। यह अपकृत्य विधि का ही एक भाग था, इसीलिए हम इसको हमेशा अपकृत्य विधि के साथ जोड़कर ही देखते हैं। आज हमारे पास ये सांविधिक विधि कानून है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो डॉनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का जो केस हुआ था, जो जिंजर बियर केस के नाम से जाना जाता था, उस केस में भी जब तथ्यों का आकलन किया जा रहा था तो यह पाया गया कि जो सड़ा हुआ स्नेल उस जिंजर बियर में था और जिसको पीकर एक महिला की तबीयत खराब हुई थी, वह महिला मित्र एक उपभोक्ता की थी जिसने उस जिंजर बियर को खरीदा था। तो यहाँ भी न्यायालय ने उपभोक्ता के हितों के बारे में चर्चा की थी और यहाँ जो उपभोक्ता का जो अर्थ होता है उसको एक व्यापकता भी दी गई थी, क्योंकि खरीदने वाला जो व्यक्ति था उसने उस बियर को कंज्यूम नहीं किया था, उस बियर को कंज्यूम उसकी महिला मित्र ने की थी और कंपनी ने यह कहा कि चूंकि महिला मित्र उनके लिए एक स्ट्रेंजर है और उसके साथ उनका कोई संविदा नहीं है तो इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन उपभोक्ता के अर्थ को व्यापक रूप देते हुए न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसे सारे लोग इसके दायरे में आएंगे जिन्होंने इसका उपभोग किया और जिनके लिए आपने इस तरह के पेय पदार्थों को बनाया, उनके प्रति आपका एक कर्तव्य है जिसका आपने निर्वहन नहीं किया और आप उत्तरदायी होंगे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत भी उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी जो समस्याएं हैं और जो उनको रक्षा मिलनी चाहिए उसको लेकर समय समय पर न्यायालयों ने विचार किया है और अपनी टिप्पणियां दी हैं। आज के संदर्भ में जब हम इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि आज भी बहुत सारी ऐसी अनुचित प्रथाएं हैं जो व्यवसाय में हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रामक विज्ञापन जो चलाए जा रहे हैं टेलीविजन पर, अखबारों में, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में, और उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए कई ऐसी हानिकारक परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने एक नए अधिनियम को पारित किया 2019 में, जिसे हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा जो एसेंट मिला वह 6 अगस्त 2019 को मिला। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह जो अधिनियम है इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं और वह किस तरह से उपभोक्ताओं के हितों, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करती है। जब भी हम उपभोक्ताओं के हितों की बात करते हैं, उनके हितों के संरक्षण की बात करते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मार्केट है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, तो इस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में कई सारी जो अनुचित प्रथाएं हैं जो वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी के समय की जाती हैं और उनसे जो नागरिक उपभोक्ता हैं उनके हितों की रक्षा करना किसी भी विधि के लिए यह दायित्व का विषय होता है। ऐसे में जो विक्रेता होते हैं, जो निर्माता होते हैं, जो सेवा प्रदाता होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, क्योंकि एक उपभोक्ता जब बाजार में किसी सामान को खरीदता है, एक उपभोक्ता जब बाजार से किसी सेवा का लाभ लेता है, आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है और इन ऑनलाइन मार्केटिंग के दौर में आप बिना किसी प्रत्यक्ष संव्यवहार के आप घर बैठे सामान को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके मंगा लेते हैं। तो ऐसे में जो विक्रेता हैं, जो निर्माता हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है और कैसे उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि कई तरह के जो सेवा प्रदाता हैं, कई तरह के जो विक्रेता हैं,
वह भिन्न भिन्न तरह के कृत्यों को करते हुए उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार वह बेईमानी की हद तक जाते हैं। कई बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बेच देते हैं। उनको पता होता है कि यह प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, फिर भी वह बेच देते हैं। कई बार सेवा जो उन्हें देनी है उनमें कई सारी कमियां होती हैं। उन कमियों के बावजूद भी वह सेवा देते हैं, लेकिन मूल्य एक अच्छी सेवा के लिए ही लेते हैं। तो ऐसे में उपभोक्ता जो होता है वह कहाँ जाएगा और उसको कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उनको कैसे वह प्राप्त कर सकता है। ऐसे में हमारा यह जो अधिनियम है वह किस तरह से प्रभावी होता है और किस तरह से काम करता है, इसको देखने का हम प्रयास करेंगे। इस नए उपभोक्ता अधिनियम में बहुत सारे ऐसे नए प्रावधानों को शामिल किया गया है जो आधुनिक और प्रौद्योगिकी विकास के ऊपर निर्भर उपभोक्ताओं को मिलती हैं और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान लेकर आती है। इस आधुनिक दौर में, इस प्रौद्योगिकी विकास के दौर में जो नई चुनौतियां हैं उनको कैसे यह अधिनियम दूर करने का प्रयास करता है, यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अधिनियम में उपभोक्ताओं के वैसे सारे अधिकारों के सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है और यहाँ ध्यान रखा गया है कि जो विभिन्न तरह के उपभोक्ता हैं उनको कैसे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें बहुत सारी जो प्रथाएं हैं जो व्यवसाय के अनुकूल नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो किसी भी व्यवसाय के अनुकूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे सूचना प्रसार के तंत्र हैं जो उस व्यवसाय के अनुकूल नहीं हैं और उनमें ये जो उपभोक्ता हैं वह किसी न किसी तरह से यह पाते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में उनको किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं और उनका संवर्धन और संरक्षा कैसे की जा सकती है। आगे बढ़ने के पहले सबसे जरूरी यह है कि आप यह समझ लें कि उपभोक्ता होता कौन है और उपभोक्ता कौन है। यह शब्द उपभोक्ता जो है इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम इस अधिनियम में दिए गए अर्थ की बात करें तो धारा 2 उपधारा 7 में उपभोक्ता के अर्थ को बताया गया है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। धारा 2 उपधारा 7 में उपभोक्ता को यह कहा गया है कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रतिफल के बदले सामान या सेवाएं खरीदता है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्तिगत उपयोग करता है, न कि पुनर्विक्रय, न कि व्यावसायिक उपयोग। ऐसे उद्देश्यों के लिए वह न तो इसका क्रय करता है न ही ऐसी सेवा प्राप्त करता है। यहां हम देखते हैं कि आप दो तरह के उपभोक्ता दिए गए हैं, दो तरह के उपभोक्ताओं की बात हो रही है। एक ऐसा उपभोक्ता जो वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुओं का क्रय करता है और वह प्रतिफल के लिए करता है। यहाँ अगर किसी को ऐसे आपने कोई सामान गिफ्ट में दे दिया है तो उसको उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिफल नहीं है, गिफ्ट में प्रतिफल नहीं होता है। अगर आपको मुफ्त में कोई सामान मिल रही है और आप उस मुफ्त के सामान का उपभोग करते हैं तो आप यहाँ इस अधिनियम की परिभाषा के अनुसार आप उपभोक्ता नहीं हैं। उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि आपने क्रय किया है और आपने प्रतिफल के बदले क्रय किया है। तो एक हुआ कि जो वस्तुओं का क्रय करता है, दूसरा है कि जिसने प्रतिफल के बदले सेवाओं को प्राप्त किया। तो आपको पता है कि पहले सेवाओं का उतना महत्व नहीं होता था, लेकिन बाद के समय में यह देखा गया कि कई तरह की सेवाओं को प्रदान किया जाने लगा है और बहुत सारे लोग उन सेवाओं का लाभ लेते हैं। जो सेवाओं का लाभ लेते हैं प्रतिफल देकर, उनको भी माना गया कि यह उपभोक्ता है। तो सिर्फ बाजार से सामान जो खरीदता है वही उपभोक्ता नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो सेवाओं का लाभ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो आपने बाजार से अगर साबुन खरीदा, बाजार से आपने शैम्पू खरीदा, एयर कंडीशन खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, या आपने अपने पढ़ाई के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदा
या किसी तरह का और आपने घर बनवाने के लिए अगर आपने बहुत सारे सामानों की खरीद की, तो आप एक ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने वस्तु का क्रय किया है। लेकिन साथ ही साथ आप कई बार सेवाओं का लाभ लेते हैं, जैसे हम लोग टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की सेवाओं को ले रहे हैं। अगर आपको अपने मकान में बहुत तरह के कार्य को कराना है तो आप एक कंपनी की सेवा ले रहे हैं। आपको अपने दफ्तर में कई तरह की कामों को करवाना है, वहां भी आप किसी की सेवा ले रहे हैं। कई जगह तो आप क्लीनिंग के लिए या अन्य पर्पजों के लिए आप बहुत सारी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। तो सेवा जो उद्योग है, जो सेवा का जो क्षेत्र है, उसमें भी निरंतर विकास हुआ और इसको भी रखा गया कि जो सेवा लेता है अपने लिए, जब आप इसको अपने लिए लेते हैं, आप इसको किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको यहाँ पुनर्विक्रय नहीं करना है, आपको यहाँ उसका कोई कमर्शियलाइजेशन बाद में नहीं करना है, आप खुद के लिए, स्वयं के लिए जब आप लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप उपभोक्ता हैं और आपने यहाँ प्रतिफल दिया हो, यह आवश्यक है। अब जब हम इस परिभाषा के स्पष्टीकरण को देखते हैं तो वहाँ हम यह पाते हैं कि इसमें जो जरूरी बदलाव किए गए इस 2019 के अधिनियम के द्वारा, तो वहाँ निश्चित रूप से जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ई कॉमर्स के, टेली शॉपिंग के और बहुस्तरीय विपणन के जो माध्यम से किए गए जो ऑनलाइन लेन देन है, उसको भी शामिल किया गया है इस तरह के खरीदने या सामान के क्रय करने वाले उपभोक्ता के कैटेगरी में। क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट बाजार से यह सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन यह सामान खरीद रहे हैं, आप टेली शॉपिंग से यह सामान खरीद रहे हैं, या आप बहुस्तरीय जो विपणन माध्यम है उससे आप यह सामान खरीद रहे हैं, तो आपको भी इस परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किया गया है, वह यह है कि कई बार आप व्यवसाय में हैं, जैसे ऊपर मना किया गया कि पुनर्विक्रय या व्यवसाय के लिए न हो, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए न हो, लेकिन हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण में ऐसा कहा गया है कि वाणिज्यिक उद्देश्य अगर आपके जीविकोपार्जन के लिए है, आप किसी ऐसे वाणिज्य में हैं, आप किसी ऐसे व्यवसाय के उपक्रम में हैं जो आपका जीविकोपार्जन है, या उन छोटे व्यवसायियों को और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया कि जब आप ऐसे व्यवसाय के लिए आप कोई सामान खरीदते हैं, सामान आपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदा, लेकिन आपने किसी व्यवसाय के लिए खरीदा, लेकिन वह व्यवसाय आपका जीविकोपार्जन है। आप बहुत बड़े स्तर पर यह काम नहीं कर रहे हैं, आप छोटे स्तर पर यह काम कर रहे हैं, तो माना गया कि आप एक उपभोक्ता हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी गांव में हैं और आपने गांव के लोगों की सुविधा के लिए या उनको इस तरह की सुविधा के लिए शहर जाना पड़ता, आपने एक छोटा व्यवसाय करने की सोची कि आप एक फोटोकॉपी मशीन की दुकान लगाएंगे और आप एक फोटोकॉपी मशीन खरीदते हैं यहाँ पे। तो यहाँ यह माना जाएगा कि जब आप इस एक फोटोकॉपी मशीन को खरीदते हैं तो चूंकि आप इसका प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, आपका उद्देश्य यहाँ पे वाणिज्यिक है, लेकिन आपका उद्देश्य वाणिज्यिक होने के बावजूद अगर यह पाया गया कि यह जो फोटोकॉपी मशीन खरीदा आपने और जिस व्यवसाय में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, आपका पूरा जीवन उसी पर निर्भर है, तो ऐसे में माना जाएगा कि आप भी एक उपभोक्ता हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा व्यापक किया गया और इसके दायरे को बढ़ाया गया। अब हम आगे अगर यह जानने का प्रयास करें कि 2019 का जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, इसके मूल उद्देश्य हैं क्या, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। तो इस अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य थे वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाना और उसके लिए एक स्थिर और मजबूत तंत्र को स्थापित करना। अब उपभोक्ता के हित हैं, उपभोक्ता की समस्याएं हैं, उनके विवाद हैं, उनको निपटाना है, और इन दोनों के लिए एक ऐसा स्थिर तंत्र हो, एक ऐसा मजबूत तंत्र हो जिसको हम स्थापित करें। इस बड़े उद्देश्य के साथ इस अधिनियम को पारित किया गया।
जब हम इन प्रावधानों का आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि मुख्य रूप से इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के जो उद्देश्य हैं वह कई सारे हैं। एक एक करके हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह उन उत्पादों के विपणन से बचाव करे जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद मार्केट में अगर मिल रहे हैं, उनका विपणन हो रहा है जो आपके जीवन के लिए ही हानिकारक हैं, किसी मनुष्य के जीवन के लिए ही हानिकारक हैं, मनुष्य की संपत्ति के लिए ही हानिकारक है, तो क्या इसको रोका जाना आवश्यक है या नहीं है? तो हम पाते हैं कि हाँ, इस अधिनियम का भी यही उद्देश्य है कि ऐसे विपणन को, ऐसी वस्तुओं के विपणन को रोका जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कई सारी अनुचित व्यापार प्रथाएं भी हैं जो वस्तुओं की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, मानक, शुद्धता और कीमत के बारे में उपभोक्ताओं को गलत तरीके से सूचित करती हैं। तो इन जो मान्यताएं हैं, जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, इनको भी रोकने की आवश्यकताएं हैं और इनको रोकने के लिए इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि एक उपभोक्ता को जब वह वस्तु की खरीद करता है, वह किसी सेवा का लाभ करता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको शुद्धता चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, उसको उस वस्तु की क्षमता, उस वस्तु का जो कीमत है वह उचित होना चाहिए। तो उचित कीमत पे गुणवत्तापूर्ण वस्तु की खरीद तो कोई भी उपभोक्ता चाहता है, तो ऐसे में उसकी रक्षा करना तो इसका उद्देश्य होना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की भी बात की गई है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं की प्राधिकरण तक पहुंच सुनिश्चित करें। तो उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं मिल रही हैं बाजार में, उनकी कीमत के बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को या किसी सेवा को उचित कीमत पर ही प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का ऐसा कीमत तय करता है या मांगता है जो उचित नहीं है, तो इस संबंध में भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार तो सरकारें तय करती हैं कि इस वस्तु की कीमत क्या होगी। मान लीजिए जो औषधियां हैं, जो दवाएं हैं, उनको भी लेकर सरकार समय समय पर बदलाव भी करती है, रिवीजन भी करती है और कहती है कि इन दवाओं का मूल्य ये होगा, इनसे अधिक इन दवाओं का मूल्य नहीं हो सकता है। तो कोई भी वस्तु जिसका मूल्य अगर तय किया गया है, अगर उससे ज्यादा मूल्य पर बाजार में अगर उस वस्तु को बेची जा रही है, तो निश्चित रूप से यह उपभोक्ता के अधिकारों का हनन माना जाएगा और इससे उपभोक्ता को बचाने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हो वह अधिनियम के अंतर्गत किए जाने चाहिए। तो इन उद्देश्यों को भी यह ध्यान में रखता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ताओं को बेईमानी पूर्वक जब उनका शोषण किया जाता है, तो उसके निवारण के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के विवादों को समय पर निपटाया जाए, पर्याप्त प्रशासन और निपटान के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। ऐसे में ही उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो उपभोक्ता को अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान समय पर हो, उसके लिए पर्याप्त अधिकारी हो, उसके लिए पर्याप्त तंत्र हो। तो ऐसी व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वह इस अधिनियम की है। तो यही इसका उद्देश्य है और इसको पूरा करने के लिए इसके अंतर्गत कई सारे प्रावधानों को रखा गया है। अधिनियम के तहत कई सारे ऐसे अपराध भी होते हैं उपभोक्ताओं के विरुद्ध जिनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक उपभोक्ता हैं लेकिन आपके विरुद्ध एक अपराध कारित की गई है। तो ऐसा लगता है कि यह सिविल लॉ है, लेकिन कई बार इसमें दंड के विधान भी शामिल किए जाते हैं जहां पर आवश्यक हो। तो जब उपभोक्ता के विरुद्ध कोई ऐसा सिविल रॉन्ग न होकर कोई ऐसी गंभीर बात होती है जो अपराध की श्रेणी में आती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए जो पेनल प्रोविजंस हैं, जो दंड के विधान हैं, उनको भी यहाँ शामिल किया गया है। तो यह जो अधिनियम 2019 का है,
यह सिर्फ एक सिविल लॉ ही नहीं है, इसमें दंड के भी विधान हैं और दंड से संबंधित जो प्रावधान हैं वह भी दिए गए हैं। तो यह मिश्रण है। इस अधिनियम के तहत यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जो भी उपभोक्ता होगा उसकी बात को सुनी जाए और यह सुनिश्चित की जाए कि जब भी कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होगा तो उपभोक्ताओं के कल्याण पर उचित मंच पर उचित विचार अवश्य किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फोरम या मंच के बारे में भी यहाँ प्रावधान किए गए हैं जिन पर उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए विचार किया जाएगा। एक और बहुत ही आवश्यक बात होती है कि जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको शिक्षित करना भी आवश्यक होता है। कई सारे उपभोक्ता होते हैं जो अपने अधिकारों को लेकर असावधान होते हैं या उनको जानकारी भी नहीं होती है कि हमारे ये अधिकार भी हैं। तो ऐसे में उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, यह भी दायित्व इस अधिनियम का बनता है। और इसमें जो भी प्राधिकारी हैं इस अधिनियम के अंतर्गत उनको भी यह दायित्व दिया गया है कि आप उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का काम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो टेलीविज़न पर भी आपने इस तरह के विज्ञापन अक्सर देखे होंगे जिसमें कई तरह से इस बात को समझाने का प्रयास किया जाता है कि उपभोक्ता आप हैं तो आपके बहुत सारे अधिकार हैं और आप उन अधिकारों को लेकर सचेत रहिए। जैसे कि एक कैंपेन चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो। तो इस जागो ग्राहक जागो में समय समय पर अलग अलग तरह के अधिकारों को चित्रों और फिल्मों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कि ऐसे उपभोक्ताओं के ये अधिकार होते हैं और उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के उपाय करने चाहिए और इन फोरम पे वह जाकर अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। तो इस कैंपेन को भी अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ताओं को शिक्षित करना, उनको यह बताना कि ये आपके अधिकार हैं और इन अधिकारों की रक्षा आप इस तरह से कर सकते हैं, कितना आवश्यक होता है। तो यह अधिनियम इसका भी ध्यान रखता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निपटान प्रदान करना, यह भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार धारा 2 की उपधारा 9 में दिए गए हैं। धारा 2 की उपधारा 9 में उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं, यह 6 अधिकार हैं। वह इस प्रकार हैं। जो पहला अधिकार है वह यह है कि सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह उन वस्तुओं या सेवाओं के विपणन से सुरक्षित रहें जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक और हानिकारक हैं। ऐसी सभी वस्तुएं जिनके विपणन से जीवन को या संपत्ति को खतरा है या कोई हानि होने की संभावना है, इससे सुरक्षित रहने का जो अधिकार है वह किसी उपभोक्ता का होता है। दूसरा अधिकार है कि वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जागरूक होकर अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार। तो जितनी भी ऐसी प्रथाएं हैं जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, उनसे बचने का जो अधिकार है, यह भी किसी उपभोक्ता का विशेष अधिकार होता है और इसको धारा 2 की उपधारा 9 में मान्यता दी गई है। किसी भी उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि वह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करें और इनकी उपलब्धता उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित हो। तो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं का मिलना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवाओं का मिलना, उनका उपभोक्ताओं तक पहुंचना, यह उपभोक्ता का एक विशेष अधिकार होता है। अगर हम उपभोक्ता हैं, बाजार में जाते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि जो वस्तु है वह उचित कीमत पर मिले और कीमतों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक कंपनी का अगर एकाधिकार है और वह मनमाने ढंग से किसी भी वस्तु का कीमत वसूल रहा है उपभोक्ताओं से, तो इसे उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत माना जाता है। तो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान का मिलना एक विशेष अधिकार हो जाता है उपभोक्ता का। अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ
संबंधित मंचों पर निवारण मांगने का अधिकार। अगर कोई भी ऐसी अनुचित व्यापार प्रथा है, अगर कोई भी ऐसी प्रतिबंधित व्यापार प्रथा है जिसको प्रतिबंधित किया गया है फिर भी वह हो रहा है, चल रहा है, तो ऐसे में उपभोक्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि उसे कोई ऐसा मंच मिले जहां वह निवारण के लिए जा सके और निवारण मांग सके। तो यह भी एक अधिकार है जो उपभोक्ता को धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत प्राप्त है। विक्रेता द्वारा गलत दिए जाने के संबंध में संबंधित उपभोक्ता मंचों से पर्याप्त मुआवजा और प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी गलत वस्तु का प्रदान किया गया है किसी विक्रय में, तो यह माना जाएगा कि उस गलत वस्तु कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जिसको दे दिया गया है उस उपभोक्ता को, सेवा में कोई ऐसी कमी की गई है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर उपभोक्ता को यह अधिकार हो कि वह जो विभिन्न फोरम हैं, जो विभिन्न निवारण के लिए फोरम बनाए गए हैं, वहाँ जाए और मुआवजा और प्रतिकर की मांग करें। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे वह अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो 6 महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दी गई हैं, यह कितने महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं किसी भी उपभोक्ता को उसके हितों की संरक्षा के लिए। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से मंच हैं, कौन से फोरम हैं जिनकी स्थापना की बात की गई है 2019 के अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की बात की गई है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना 3 स्तरीय होगी। इस 3 स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जो व्यवस्था है वह 2019 के अधिनियम में की गई है। धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिला में राज्य सरकार एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी, जिसको जिला परिषद के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी, जिसको राज्य परिषद के रूप में जाना जाएगा। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी, जिसको केंद्रीय परिषद के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो मंच हैं, इनका उद्देश्य यह है कि किस तरह से जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की संरक्षा और संवर्धन किया जा सके। इनका यह कार्य होगा कि समय समय पर वह सुझाव दें और ऐसे सारे कार्य करें जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षा और संवर्धन किया जा सके और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा सके। इन उद्देश्यों के लिए ही इन परिषदों की स्थापना की बात की गई है 2019 के अधिनियम में। इसी तरह से एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की बात की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के अंतर्गत एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के स्थापना की बात की गई है। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत की जाएगी। जनता और उपभोक्ता के हितों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण और उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, उन्हें लागू करना, इस तरह के उद्देश्य इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि कितना महत्व दिया गया है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने को, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण देने को, उनकी रक्षा करने को, उन्हें लागू करने को, उनके विरुद्ध जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं उनको विनियमित करने को, उनके अधिकारों को का जो उल्लंघन हो रहा है उनको विनियमित करने को, जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को कई तरह की समस्याओं और हानियों का सामना करना पड़ता है, उनको विनियमित करने के लिए। तो यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात की जाती है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसके क्या कार्य हैं और उसके क्या कर्तव्य हैं।
धारा 10 में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसके कार्य और कर्तव्य क्या हैं, ऐसा धारा 18 में निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण के जो कार्य हैं वह कई सारे हैं, विभिन्न कार्य हैं और जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य इनका यह होता है कि एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। उपभोक्ता को एक वर्ग के रूप में देखना। उपभोक्ता एक वर्ग है और इस विशेष वर्ग को निश्चित रूप से सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, ऐसा इसका कर्तव्य होना चाहिए। इनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की न केवल रक्षा करना बल्कि उन्हें बढ़ावा देना, और उपभोक्ताओं के विरुद्ध जो भी उनके अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं उनको रोकना, यह रोकथाम भी आवश्यक है। सिर्फ ऐसा न हो कि उल्लंघन होते रहें और बस आप समस्याओं के समाधान के लिए हों। अगर आपको किसी भी सिस्टम को इफेक्टिव रूप से एस्टैब्लिश करना है तो आपको यह देखना होगा कि आप एक तरफ अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसके रोकथाम के लिए भी आप समय समय पर उपाय कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। तो ऐसा कर्तव्य इस केंद्रीय प्राधिकरण का है इस 2019 के अधिनियम के अनुसार। जितनी भी अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं जिनसे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, उपभोक्ताओं के हितों को नज़रअंदाज किया जाता है और उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारी अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और विनियमित करना, ऐसा इस केंद्रीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। इस केंद्रीय प्राधिकरण का यह भी कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी भी सामान, सेवा के संबंध में किसी भी तरह का गलत और भ्रामक विज्ञापन प्रचारित न किया जाए। समय समय पर इसके लिए आयोग और जो ये प्राधिकरण है वह अपना कार्य करेगा और अपने सुझाव देगा और उसकी रोकथाम के उपाय करेगा। कई बार हम देखते हैं कि जो ये भ्रामक विज्ञापन होते हैं उनसे समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनको कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनके स्वास्थ्य के साथ कई तरह से परेशानियां होती हैं और समस्याएं होती हैं, सिर्फ इन भ्रामक विज्ञापनों की वजह से। इन भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आकर जिस वस्तु का सेवन आपको नहीं करना चाहिए आप उस वस्तु का भी सेवन कर लेते हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आकर कई बार आप उन सेवाओं के लिए भी अधिक या उचित से ज़्यादा मूल्य प्रदान कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में आपके हितों की रक्षा के लिए जो कर्तव्य निरूपित किए गए हैं वह इस प्राधिकरण पर किए गए हैं। इसका यह दायित्व है देखना कि कोई भी व्यक्ति झूठा या भ्रामक विज्ञापन न करे या उसमें भाग न ले जो उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के मामले में पूछताछ या जांच भी कर सकती है यह प्राधिकरण। इस प्राधिकरण को जांच का भी अधिकार दिया गया है, इस प्राधिकरण को पूछताछ का भी अधिकार दिया गया है। अगर प्राधिकरण को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भ्रामक विज्ञापन चला रहा है या कोई अनुचित व्यापार प्रथा में शामिल है, तो किसी उपभोक्ता के अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो यह प्राधिकरण जांच भी कर सकती है और पूछताछ भी कर सकती है। कोई भी ऐसा मामला हो जो इस प्राधिकरण के सामने आए तो राष्ट्रीय, राज्य या जिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराना भी इस प्राधिकरण का एक कर्तव्य होता है। अगर प्राधिकरण के संज्ञान में अगर ऐसी कोई बात आती है कि इससे किसी उपभोक्ता वर्ग के हितों का उल्लंघन हो रहा है तो यह दायित्व होता है इस प्राधिकरण का कि वह जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करे। तो शिकायत भी दर्ज कर सकती है यह प्राधिकरण किन मामलों में, जहां पर उसे लगे कि ये उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है, उनके अनुकूल नहीं है। उपभोक्ता अधिकारों के आनंद में बाधा डालने वाले कारकों के संबंधित जो भी ऐसे मामले होते हैं उसमें जो समीक्षा का अधिकार होता है वह इस प्राधिकरण को दिया गया है। समय समय पर प्राधिकरण उसकी समीक्षा कर सकती है और यह देख सकती है कि क्या यह किसी भी तरह से उपभोक्ताओं के अधिकारों के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। अगर उसे लगता है कि प्रतिकूल हैं तो वह उनमें सुधार के निर्देश दे सकती है। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित
बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध भी होते हैं और बहुत सारे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस, ट्रीटीज भी हो सकती हैं। तो इस प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे, यह सिफारिश करे कि कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध या सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है जिसको अपनाकर हम अपने देश के उपभोक्ता वर्ग के हितों का ध्यान रख सकते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, तो उसको सिफारिश करने का भी अधिकार है केंद्रीय सरकार से कि इस तरह की पॉलिसी को लागू करना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्राधिकरण को यह कर्तव्य दिया गया है कि आप समय समय पर अध्ययन करेंगे कि विश्व के अन्य देशों में ऐसी कौन सी व्यापार प्रथाएं हैं जो उपभोक्ताओं के अनुकूल हैं, उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा के लिए हैं। ऐसे कौन से अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हैं जिनके वजह से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि आज का जो हमारा विश्व है यह वैश्विक विश्व है। इस वैश्विक युग में हम जो उपभोक्ता हैं वह हम सिर्फ अपने देश से ही सामान नहीं खरीदते हैं, वरन हम विदेशों से भी सामान मंगवाते हैं, हम बाहर से भी सामान का आयात करते हैं अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए। कई बार हम सेवाओं का भी लाभ लेते हैं जो बाहर से मिलता है। तो ऐसे कौन से अनुबंध हैं जिनके माध्यम से हम जब बाहर से किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं और हम वहाँ उपभोक्ता हैं और हमारे किसी अधिकार की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो ऐसे सारे अंतर्राष्ट्रीय जो अनुबंध हैं या जो ट्रीटीज, कन्वेंशंस हैं, उनको कैसे लागू किया जाए उसकी सिफारिश करने का भी अधिकार इस प्राधिकरण को दिया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में कई बार आपको पता है कि कई तरह के अनुसंधान की भी आवश्यकता होती है। तो अनुसंधान आपको पता है कि हर क्षेत्र में की जा सकती है और अनुसंधान के आधार पर कई तरह के नए नए बदलाव की गुंजाइश बनती है और उससे हम अधिकारों को बेहतर तरीके से सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं और उन्हें हम बढ़ावा दे सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई तरह के अनुसंधान किए जा सकते हैं कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए इस केंद्रीय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह ऐसे अनुसंधानों को भी बढ़ावा दे। जैसा मैंने बताया कि एक कैंपेन आया था जागो ग्राहक जागो, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। इससे पहले उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। तो एक नया प्रयोग था, उस नए प्रयोग की वजह से करोड़ों लोगों को शिक्षित किया गया कि आप अगर उपभोक्ता हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपको जानने चाहिए और आप उनसे संबंधित जो भी उपाय हैं वह आप कर सकते हैं। इसी तरह शिक्षित करने के लिए नए नए तरीकों का अनुसंधान किया जा सकता है। तो इन अनुसंधानों को बढ़ावा देना भी इस प्राधिकरण का एक कर्तव्य है। अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाना। तो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं उनको रोकना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वह इस प्राधिकरण को यह कर्तव्य दिया गया है कि आप उसको बनाइए और समय समय पर जारी करिए और लोगों को बताइए, जो भी विक्रेता हैं उनको बताइए, जो भी निर्माता हैं उनको बताइए, जो भी सेवा प्रदाता हैं उनको बताइए कि आप ऐसे करेंगे जिससे उपभोक्ताओं के हितों का उल्लंघन न हो। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने विपणन के दौरान, अपने विक्रय के दौरान और अपनी सेवा देने के दौरान, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो ऐसे दिशा निर्देश जारी करने का कर्तव्य इस प्राधिकरण का होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कई तरह से जो उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध निवारण, जिसको निवारण भी बोलते हैं, आयोग की स्थापना की बात की गई है। यह जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की बात की गई है और इनका एक जुडिक्शन भी है और अपने दायरे में यह काम करते हैं। इनका जुडिक्शन भी यहाँ तय किया गया है इस अधिनियम के द्वारा। अगर मामला 1 करोड़ तक का है तो यह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो होगा उसके सामने जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से कम है तब यह राज्य जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उसके पास जाएगा। अगर 10 करोड़ से अधिक का है तब आप केंद्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष आप जा सकते हैं। तो जो सबसे 3 स्तरीय जो यह आयोग की स्थापना की भी बात की गई है और जो 2 राज्य और केंद्रीय हैं,
इनको अपीलीय अधिकार भी है। अगर आप जिला उपभोक्ता जो ये विवाद प्रतितोष आयोग है, अगर इसके किसी भी फैसले से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप इसके विरुद्ध आप अपील में जा सकते हैं और वह अपील आप राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उसके समक्ष रख सकते हैं। तो राज्य और केंद्र के जो आयोग हैं उनको अपीलीय अधिकार भी है। ऐसे में जो ज्यादातर मामले होते हैं वह राज्य के अंतर्गत हर जिले में जो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उसी के समक्ष जाते हैं। इस आयोग की स्थापना की बात धारा 28 इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई है और इसमें ऐसा कहा गया है कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या प्रतितोष आयोग की स्थापना करेगी और उसे जिला आयोग के रूप में जाना जाएगा। इस जिला आयोग में एक अध्यक्ष होगा और जो भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वो सदस्य होंगे, लेकिन उन सदस्यों की संख्या जो न्यूनतम बताई गई है वह 2 है। अधिक हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष के अलावा। अधिनियम की धारा जो 34 है वह यह निर्धारित करती है कि जो भी जिला आयोग होगा वह उन शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिकृत होगी जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो क्षेत्राधिकार है वह तय कर दिया गया है। और वह क्षेत्राधिकार क्या है? 1 करोड़ तक मूल्य की जो सेवाएं हैं या वस्तुओं का जो क्रय है, अगर उनसे संबंधित अगर कोई समस्या है और उसके समाधान के लिए अगर आप इस आयोग के सामने जाते हैं तो आपका उचित फोरम क्या होगा? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तब आप राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष जाएंगे। 10 करोड़ से अधिक है तब आप केंद्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष जा सकते हैं। तो ऐसी जो मान्यता दी गई है कि जो भी उपभोक्ता संघ है, केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय प्राधिकरण है, राज्य सरकार है आदि आदि, तो जिला आयोग में इस तरह की जो शिकायतें हैं वह दर्ज की जा सकती हैं। और धारा 36 में यह कहा गया है कि जिला आयोग के समक्ष जितनी भी कार्रवाइयां होंगी वह अध्यक्ष या कम से कम एक सदस्य द्वारा संचालित की जाएगी। जैसा मैंने कहा न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए, तो जब इसका संचालन किया जाएगा कार्रवाई का तो अध्यक्ष के साथ किसी एक सदस्य का होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई अध्यक्ष है उस आयोग का, जिला आयोग का, तो वह स्वयं में ही उस कार्रवाई का संचालन कर सकता है। उसके साथ एक सदस्य का होना आवश्यक है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक बहुत ही अच्छे विषय को भी मान्यता दी गई है और उसे स्थान दिया गया है, जिसकी कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह अहमियत जताई है और दर्शाया है कि इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार भी समय समय पर इस तरह के तंत्र का उपयोग करना चाहती है। इसका कारण यह है कि जो लंबित वाद हैं, जो लंबित मामले हैं न्यायालयों के समक्ष या अन्य के समक्ष, वह बहुत ही ज़्यादा हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो 6 करोड़ से ज़्यादा वाद जो हैं वह लंबित हैं देश के न्यायालयों में। तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जो न्यायालय हमारे काम के बोझ से ज़्यादा दबी हुई हैं, उनके पास समय का अभाव है, रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, तो उनको कैसे कम किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो ऐसे में जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है उस पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अदालत की कार्रवाई है उसमें आप शामिल ना होकर उससे बाहर अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान अगर निकालने में सक्षम होते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इससे अदालतों का समय बचता है और इससे राज्य के संसाधनों पर भी असर पड़ता है और उनमें भी बचत होती है। तो राज्य के संसाधन का भी बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है और लोगों को न्याय भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अदालतों में भीड़ है, मामले ज़्यादा से ज़्यादा लंबित हैं, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन अदालतों के, उनकी भी संख्या कम है। तो ऐसे में उनके लिए यह संभव नहीं है कि इतने सारे मामलों को एक साथ वह निपटारा कर पाएं।
तो इसीलिए बहुत सारे जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं उनको सामने लाया गया और उनके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात की गई। यहाँ तक कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो सीपीसी हम बोलते हैं 1908 की, उसमें भी जो धारा 89 है उसके अंतर्गत इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की गई है, जो एडीआर मैकेनिज्म है उसकी बात की गई है। तो एडीआर मैकेनिज्म के तहत बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनकी सहायता से हम अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, जैसे कि लोक अदालत, जैसे कि मध्यस्थता, जैसे कि कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत। ये जो माध्यम है, ऐसे और कई भी हैं, ये जो माध्यम हैं इनकी सहायता से आप सीमित समय में, कम खर्चे में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इससे न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यह जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, जो इसका अध्याय 5 है और उसकी धारा जो 74 है, उसमें भी यह कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल स्थापित करेगी और प्रत्येक राज्य सरकार उस राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर भी उपभोक्ता मध्यस्थता सेल को स्थापित करेगी और मध्यस्थता करने के लिए जो नामित मध्यस्थ होंगे वह समय के भीतर और ऐसे तरीके से संचालित करेंगे, ऐसा नियम वह बनाएंगे। किसको कैसे संचालित करना है, इसको कितने समय के भीतर पूरा करना है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मध्यस्थता के माध्यम से भी, इस तंत्र के सहायता से भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और यह हर दृष्टि से समाज के लिए और राज्य के लिए उसके संसाधनों को भी ध्यान में रखकर उचित माना जाता है। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी इस तरह के तंत्र को बढ़ावा देती है और इससे अंततः उपभोक्ताओं को ही लाभ होगा, उनके अधिकारों का संरक्षण होगा और उनको कम समय में अपनी समस्याओं का निपटारा कराने में मदद मिलेगी। इस अधिनियम की धारा 75 यह कहती है कि जो भी मध्यस्थ होंगे उनका एक पैनल तैयार किया जाएगा और उस पैनल में जो भी शामिल होंगे उनकी योग्यता, उनके सेवा नियम, उनके शर्त, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और पैनल में जो शामिल मध्यस्थ होंगे उनको जो भी शुल्क दिया जाना होगा उसके बारे में बताया गया है। मध्यस्थों का यह कर्तव्य होगा, जो भी मध्यस्थ होंगे जो इसमें नामित होंगे उनका भी कुछ कर्तव्य होगा। उनका कर्तव्य यह होगा कि वह कुछ तथ्यों का खुलासा करेंगे, जैसे उपभोक्ता विवाद के परिणाम में कोई व्यक्तिगत, कोई वित्तीय, कोई पेशेवर, उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता को जन्म देने वाली ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं है, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी जानकारी तो उनके पास नहीं है। तो यह उनका कर्तव्य होगा कि वह सूचित करें जब उनको नामित किया जाए कि कोई उनका व्यक्तिगत लाभ तो इसमें निहित नहीं है, उनका कोई वित्तीय लाभ तो इसमें निहित नहीं है, कोई पेशेवर लाभ तो इसमें निहित नहीं है, उनकी स्वतंत्रता कहीं से बाधित तो नहीं है, उनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है और ऐसी कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, ऐसी जानकारी देने का कर्तव्य उस मध्यस्थता का होगा। ऐसा प्रावधान इस 2019 के अधिनियम में किया गया है। अब हम कुछ दायित्वों की बात करेंगे। तो अधिनियम की धारा 23 के तहत किसी भी उत्पाद के निर्माता या उत्पाद के जो सेवा प्रदाता हैं, जो उत्पाद के विक्रेता हैं, उनके खिलाफ शिकायतकर्ता के द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई की जा सकती है। और उत्पाद दायित्व किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, यह भी जानना आवश्यक है। तो उत्पाद निर्माता का दायित्व होता है। एक उत्पाद निर्माता को निम्नलिखित, जो भी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जो लिखा गया है, परिस्थितियों में उत्पाद दायित्व कार्रवाई में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। वह क्या होता है? पहला होता है उत्पाद में विनिर्माण दोष, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए भी यह माना जाएगा कि यह दायित्व है। उत्पाद खराब हो, विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन है, जो भी विनिर्देश दिए गए हैं और जो निर्माण किया गया है उनमें अंतर है। उत्पाद जो भी वारंटी एक्सप्रेस फॉर्म में दी गई है उसके अनुरूप नहीं है। उत्पाद उचित उपयोग के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, कि जो भी उसका उपयोग किया जा सकता है उसकी जानकारी आपको देनी है उपभोक्ता को, कि इसके ये उपयोग किए जा सकते हैं। वह देने में जब यह विफल होता है तो माना जाएगा कि यह एक उत्पाद दायित्व है। उसी तरह से जब उत्पाद सेवा प्रदाता का दायित्व उसकी बात करते हैं, तो
उसमें भी कई सारे दायित्व की बात हम करते हैं। सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा जब उसने प्रदान की गई सेवा दोषपूर्ण दी है या वह अपूर्ण है। जो सेवा आपको देनी है, आपने अपूर्ण सेवा दी है, आपने दोषपूर्ण सेवा दी है, उसमें डेफिशिएंसी है, वह कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो ऐसे में आपका उत्तरदायित्व बनता है। जो भी सेवा आपने दी उसमें आप नेग्लिजेंट थे, आपने लापरवाही बरती, तो कहा जाएगा कि यह आपका दायित्व था। सेवा प्रदाता सेवाओं के लिए जो पर्याप्त निर्देश या चेतावनियां होती हैं उनको जारी करें। अगर उनको जारी करने में विफल होती हैं तो कहा जाएगा कि आपने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। यहाँ भी जो वारंटी की बात की गई, जो अनुबंध के नियम या शर्त होते हैं उनका पालन करने में जब आप विफल होते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपने दायित्व का उल्लंघन किया। उसी तरह से उत्पाद विक्रेताओं के भी दायित्व होते हैं। मान लीजिए उत्पाद में बदलाव किया, संशोधन किया, जिससे परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को कोई नुकसान हो रहा है। उत्पादों को जब आप असेंबल करते हैं, उनको निरीक्षण करते हैं और उनको बनाए रखने में जो उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है, उसमें भी जब आप विफल होते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपने दायित्वों का पालन ठीक से नहीं किया। जब उन्होंने अपने उत्पाद पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को नुकसान हुआ। उत्पाद तो आपने बेचा लेकिन उसके बाद भी आपने ऐसा नियंत्रण रखा जिसकी वजह से उपभोक्ता को कुछ नुकसान हो रहा है, तो माना जाता है कि इसमें आपने कोई विफलता की है और आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उसी तरह से धारा 87 में बहुत सारे ऐसे अपवाद बताए गए हैं जो इस उत्पाद दायित्व के अपवाद हो सकते हैं। उपभोक्ता द्वारा उत्पाद में बदलाव, संशोधन या दुरुपयोग किया गया था उपभोक्ता के द्वारा ही, तब माना जाएगा कि यह अपवाद है। जब निर्माता ने उत्पाद के उपयोग के लिए पर्याप्त चेतावनियां और निर्देश दिए हों और उपभोक्ता उस उत्पाद दायित्व पर कार्रवाई नहीं कर सकता है जब उसको पर्याप्त चेतावनी दी गई है, उसको बताया गया है कि आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। आमतौर पर जब यह ज्ञात हो कि किसी भी खतरे के बारे में चेतावनी न देने के लिए उत्पाद दायित्व कार्रवाई के मामले में जो निर्माता है वह उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि यह आमतौर पर ज्ञात होने वाली बातें हैं। जो आमतौर पर ज्ञात होने वाली बातें हैं, जैसे हम बोलते हैं इस में कैवियट इम्प्टर की बात करते हैं, उपभोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ऐसी कमी जो दिखने वाले हो, जो लेटेंट होते हैं, जो पेटेंट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। तो इसमें ध्यान में रखना होगा कि जो लेटेंट छुपे हुए हैं वो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो पेटेंट है कम से कम वो तो आप देख सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको यह देखना होगा और इसके लिए आप निर्माता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने कहा था इसमें दांडिक प्रावधान भी हैं, तो झूठे भ्रामक और विज्ञापनों के लिए, जो भी झूठे भ्रामक विज्ञापन है उसके लिए धारा 89 के तहत 2 साल की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावटी उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए धारा 90 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं जिसमें आपको दंड दिया जा सकता है। तो हमने देखा कि ये 2019 का जो अधिनियम है वह कई सारे बदलाव लेकर आया और इसके जो बदलाव हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सफल होंगे। इस विषय पर इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams, but I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral,
vulgar and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.